ओके जनाब, दैन रीनल मॉड्यूल हो और हम रीनल ट्यूमर्स ना पढ़ें, ये कैसे हो सकता है? तो लेट्स लुक एट द ट्यूमर्स ऑफ द किडनी और द नियोप्लाज्म ऑफ द किडनी। यहाँ पे तो खैर हम जैसे रीनल सेल कार्सिनोमा डिस्कस करेंगे, लेकिन वैसे हम बता देते हैं कि जो किडनी के ट्यूमर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। बिनाइन ट्यूमर्स में वी हैव एंजियोमायोलाइकोमा, वी हैव ओंकोसाइटोमा एंड वी हैव पैपिलरी एडिनोमा, ठीक है। और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं इसमें वी हैव इसमें वो सारे मैंने बता दिया, ठीक है। इसमें है रीनल सेल कार्सिनोमा जो कि मोस्टली एडल्ट्स में होता है, एंड वी हैव विल्म्स ट्यूमर जो कि मोस्टली चिल्ड्रन को अफेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन हमने जो एक इंपॉर्टेंट ट्यूमर पढ़ना है अभी, दैट इज़ द रीनल सेल कार्सिनोमा, ओके। तो रीनल सेल कार्सिनोमा इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्यूमर ऑफ द किडनी। 80-85% में यही होता है। और रीनल सेल कार्सिनोमा दरअसल एपिथेलियल सेल का ट्यूमर है। एपिथेलियल सेल्स कहाँ पर पाए जाते हैं? वी नो इन द ट्यूब्यूल्स मोस्टली। तो इट्स अ ट्यूमर ऑफ द रीनल ट्यूबुलर एपिथेलियम, और सिंस ट्यूब्यूल्स अफेक्ट हो रहे हैं इसलिए मोस्टली हमें कॉर्टेक्स रीजन में नज़र आता है किडनी के, ठीक है। इसके अलावा ये कहा जाता है कि मोस्टली 6 to 7 स्टेटस हमें प्रेजेंट करता है पेशेंट्स को, और मोस्टली मैन अफेक्ट होते हैं उसको फीमेल्स। जैसे रिस्क फैक्टर्स है वो देख लेते हैं। इसमें स्मोकिंग है इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स के अलावा ओबेसिटी एंड हाइपरटेंशन इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, और एक्सपोजर टू कैडमियम रिस्क फैक्टर है। जब हम ब्लैडर कार्सिनोमा पढ़ेंगे तो उसमें हमने ये देखना है कि जो एरेलामीन्स होती हैं, डिफरेंट एनिलीन डाइज होती हैं, वो इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है फॉर ब्लैडर कार्सिनोमा, लेकिन फॉर रीनल सेल कार्सिनोमा इट्स कैडमियम, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि एक्वायर्ड पॉलीसिस्टिक डिजीज़ जो कि एक मल्टीसिस्टिक डिजीज़ है एडल्ट्स की, उसकी भी इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है विद रीनल सेल कार्सिनोमा, क्योंकि उसमें पेशेंट क्रोनिक डायलिसिस पे होता है। तो क्रोनिक डायलिसिस इटसेल्फ एक रिस्क फैक्टर है फॉर डेवलपमेंट ऑफ रीनल सेल कार्सिनोमा। देन हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड ग्रोथ पैटर्न को हम 3-4 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज़ द क्लियर सेल कार्सिनोमा, नंबर 2 इज़ द पेपिलरी कार्सिनोमा, नंबर 3 इज़ द क्रोमोफोब रीनल कार्सिनोमा, एंड नंबर 4 जहाँ लिखा नहीं हुआ बट दैट इज़ कलेक्टिंग डक्ट कार्सिनोमा, जिसका एक नाम भी होता है पर मुझे भी वो याद नहीं आ रहा। एनीवे क्लियर सेल कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन टाइप रीनल सेल कार्सिनोमा की यही है। क्लियर सेल कार्सिनोमा 65% में अफेक्ट हो रहा होता है। एज नेम इंडिकेट्स, इसका जो साइटोप्लाज्म हमें माइक्रोस्कोपिक पे क्लियर नज़र आता है। और क्लियर क्यों नज़र आता है? क्योंकि उसमें मोस्टली लिपिड्स और ग्लाइकोजन की डिपोजिशन हुई होती है जो कि वॉश आउट हो जाते हैं ऑन माइक्रोस्कोपी, और फिर हमें वो क्लियर साइटोप्लाज्म नज़र आता है। इसके अलावा हम ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्लियर सेल कार्सिनोमा मोस्टली यूनिलैटरल होता है, और जो पेपिलरी कार्सिनोमा नहीं मोस्टली बायलैटरल होता है, और इसका मोस्टली यूनिफोकल होता है, सॉलिटरी होता है लेशन, और इसका मोस्टली मल्टीफोकल होता है। तो ये डिफरेंसेस जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। देन हम ये देखते हैं कि क्लियर सेल कार्सिनोमा की इंपॉर्टेंट हम एसोसिएशन देखते हैं विद द डिजीज़ कॉल्ड इज वॉन हिप्पल लिंडोर डिजीज़। वॉन हिप्पल लिंडोर डिजीज़ में एक जीन अफेक्टेड होती है जिसको हम कहते हैं वॉन हिप्पल लिंडोर जीन, VHL जीन, जो क्रोमोसोम नंबर 3 पर होती है, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 3 पे जीन है, और अगर उसके सेगमेंट का लॉस हो जाएगा, अगर इस डिज़ीज़ के सेगमेंट का लॉस हो जाएगा, तो जो VHL जीन है जिसने दरअसल करना क्या था, उसने इनएक्टिवेट करवाना था डिफरेंट हाइपोक्सिया इंड्यूस्ड फैक्टर्स को। तो वो डिफरेंट हाइपोक्सिया VHL जीन ने ना कोड करें थे प्रोटीन, दैट इज़ द VHL प्रोटीन, ठीक है। और उस VHL प्रोटीन ने बेसिकली ना VHL प्रोटीन ने इनएक्टिवेट करना था हाइपोक्सिया इंड्यूस्ड फैक्टर्स को। जब हाइपोक्सिया इंड्यूस्ड फैक्टर्स इनएक्टिवेट नहीं होंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा कि ये दरअसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स थे। तो हाइपोक्सिया इंड्यूस्ड फैक्टर्स या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स डिफरेंट प्रोटीन्स की ट्रांसक्रिप्शन कराएंगे, लाइक वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन कराएंगे। वी नो कि इट्स एंजियोजेनिक सब्सटेंस, और एंजियोजेनिक सब्सटेंस ट्यूमर्स को हेल्प करती हैं ग्रो करने में। तो इस तरह से पैथोजेनेसिस होती है कि VHL जीन एब्सेंट थी क्रोमोसोम 3 पे, VHL जीन है VHL प्रोटीन बनाती थी, VHL प्रोटीन HIF को इनएक्टिवेट करना था। अब VHL प्रोटीन नहीं है तो HIF या हाइपोक्सिया इंड्यूस्ड फैक्टर्स इनएक्टिवेट नहीं हो रहे, और प्रोडक्शन किसी हो रही है, VEGF की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, और ट्यूमरोजेनेसिस हो रही है, ठीक है। ये बात होगी, ये पैथोजेनेसिस होगी क्लियर सेल कार्सिनोमा की। पेपिलरी सेल कार्सिनोमा 10-15% में अफेक्ट कर रहा होता है, और उसका मतलब डिफरेंस यही है कि इसका जो ग्रोथ पैटर्न है वो पेपिला लाइक होता है, या पेपिलरी ग्रोथ पैटर्न होता है। इसके अलावा इसके फाइब्रोवास्कुलर कोर्स होते हैं, ठीक है। पेपिलरी ग्रोथ पैटर्न, फाइब्रोवास्कुलर कोर्स, मल्टीफोकल बायलैटरल में ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी एसोसिएशन वॉन हिप्पल लिंडोर डिजीज़ के साथ नहीं है, ठीक है। उसमें क्रोमोसोम नंबर 3 पर डिजीज़ हो रही थी, यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 7 पर डिजीज़ हो रही है, ठीक है। उसमें VHL जीन अफेक्ट हो रही थी, इसमें मेट प्रोटोन को जीन अफेक्ट हो रही है। मेट प्रोटोन को जीन जो कि एक टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर है, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर ने दरअसल मेट जीन जो है ना, मेट जीन ने इंकोड करना होता है, मेट जीन ने इंकोड करना होता है टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर, जिसने हिपैटोसाइट ग्रोथ फैक्टर को बनाना होता है। वहाँ पे VEGF बन रहा था, तो यहाँ पे हिपैटोसाइट ग्रोथ फैक्टर बन रहा है, और वहाँ पे VEGF कौन बना रहा था? हाइपोक्सिया इंड्यूस्ड फैक्टर्स बना रहे थे। यहाँ पे हिपैटोसाइट ग्रोथ फैक्टर कौन बना रहा है? टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर बना रहा है, और उसको एक्टिवेट कौन करा रहा है? मेट प्रोटोन तो किसी भी वजह से अगर मेट प्रोटोन जीन किया या मेट ओंकोजीन की हाइपर एक्टिवेशन हो जाए, ठीक है, या उसको उसका जो सप्रेसर इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाए उसके ऊपर, तो क्या होगा? मेट
टायरोसिन नहीं होगी, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर बहुत ज़्यादा बन जाएगा और हेपेटोसाइट ग्रोथ फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। और ये इसकी पैथोजेनेसिस है, ठीक है। देन क्रोमोसोम रीनल कार्सिनोमा अब एक बहुत ही लीस्ट कॉमन ट्यूमर है किडनीज का, और ये अफेक्ट कहाँ पर कर रहा है, इंटरकलेटेड सेल्स ऑफ कलेक्टिंग डक्ट को अफेक्ट कर रहा है। और इसको क्रोमोफोब इसलिए कहते हैं क्योंकि क्रोमो कहते हैं कलर को ना, तो ये मोस्टली कलरफुल स्टेन नहीं करता, ये स्टेन करता है डार्कली और लेस क्लियरली, ठीक है, इसलिए इसको क्रोमोफोब कार्सिनोमा कहते हैं। अगेन इसमें उनमें हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम नंबर 3 पर अफेक्ट था, मतलब उसका एक शॉर्ट आर्म नहीं होगा, ठीक है, या उसका मतलब आ सेगमेंट ऑफ जीन अफेक्ट हो रहा था, लेकिन और इसमें भी क्रोमोसोम नंबर 7 का एक सेगमेंट ऑफ जीन अफेक्ट हो रहा था। जबकि जो क्रोमोफोब रीनल कार्सिनोमा है ना, इसमें इंटायर क्रोमोसोम्स एब्सेंट है, हाइपोपोलैरिटी की स्टेट है, ठीक है, हाइपोपोलैरिटी की स्टेट आपने याद रखनी है, और इंटायर क्रोमोसोम्स का एब्सेंट होना और मल्टीपल लॉसेस ऑफ इंटायर क्रोमोसोम्स एब्सेंट होना, ये आपने याद रखना क्रोमोसोम ट्यूमर में, ठीक है। लेकिन स्टिल इसका एक जो प्रोग्नोसिस है वो फेवरेबल है, ठीक है। अब मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं, तो ये क्लियर सेल कार्सिनोमा मोस्टली यूनिलेटरल होते हैं, सॉलिटरी लीशंस होती हैं, और लार्ज लीशंस होते हैं 3 to 15 सेंटीमीटर डायमीटर की भी हो सकती हैं, और मोस्टली कॉर्टेक्स में होती हैं क्योंकि ट्यूब्यूल्स को अफेक्ट कर रही हैं। कलर इनका येलो टू ऑरेंज टू ग्रे वाइट होता है। येलो टू ऑरेंज इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें लिपिड का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, एज़ कम्पेयर टू पेपिलरी कार्सिनोमा वो हमें इतना ऑरेंज वगैरह नहीं नजर आया क्योंकि उसमें लिपिड का कंटेंट ही कम होता है, ठीक है। अच्छा, ये बताना चाहिए, देन येलो टू ऑरेंज टू ग्रे वाइट अपीयरेंस, और इसमें प्रोमिनेंट एरिया। अच्छा, ये जो है ना सिस्टिक सॉफ्टनिंग्स, हेमरेज, नेक्रोसिस, ये हर तरह के ट्यूमर में होता है, ठीक है। सिस्टिक सॉफ्टनिंग, हेमरेज और नेक्रोसिस आप तीनों में बोल सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा वेल डिफाइंड इसकी मार्जिनस होती हैं, और स्मॉल, अच्छा समटाइम्स हमें इसके स्मॉल प्रोसेसेस या सैटेलाइट नोड्यूल से मिल सकते हैं जो उसकी इसकी एग्रेसिवनेस को शो करेंगे। और समटाइम्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ ये है कि ये ट्यूमर ना क्या करता है, फंगेट करता है थ्रू द वॉल्स ऑफ द कलेक्टिंग सिस्टम। अब वी नो कि ऐसे ट्यूमर है ना, ठीक है, कॉर्टेक्स में पड़ा हुआ है ना, कॉर्टेक्स मंडला में है, मंडला से कलेक्टिंग सिस्टम में जाएगा, कलेक्टिंग सिस्टम से क्या करेगा, ये पेल्विस में एंटर, कैलिसिस में एंटर होगा, कैलिसिस से पेल्विस में एंटर होगा, पेल्विस से यूरेटर में एंटर होगा, यूरेटर से ये जाता यहाँ तक ये इन्वेट कर सकता है कि ये मतलब रीनल वेन तक जा सकता है, ठीक है। यूरेटर तक तो जाएगा, लेकिन इसके अलावा ये यूरेटर के अलावा ना, यूरेटर में जाने के बजाय ये रीनल पेल्विस से रीनल वेन में जा सकता है, वेन में जाएगा, वेन से इन्फीरियर वेना कावा में जाएगा, इन्फीरियर वेना कावा से राइट साइड ऑफ हार्ट में भी जा सकता है, पूरा ग्रो करता हुआ, ठीक है। और ये 3 पैटर्न है, एक तो यूरेटर में जा सकता है, एक रीनल वेन में जा सकता है, तीसरा ये एड्रीनल ग्लैंड में भी जा सकता है, तो ये उसके ग्रोथ के पैटर्न है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कहा जाता है कि इसमें लिपिड और ग्लाइकोजन होता है, इसकी वजह से इसका जो माइक्रोस्कोपी पे हमें ये क्लियर सेल नजर आते हैं, इसके वैक्यूलेटेड सेल नजर आते हैं। 2 तरह की इसकी मैनिफेस्टेशन, ठीक है, एक तो हमें इसमें क्लियर सेल नजर आ सकते हैं, ठीक है, एक मैनिफेस्टेशन ये वैक्यूलेटेड सेल नजर आएंगे, दूसरी मैनिफेस्टेशन ये कि वो हमें सॉलिड सेल्स नजर आएंगे, वो क्लियर नहीं होंगे, वो सॉलिड होंगे, लेकिन वो मोस्टली ग्रैन्युलर पैटर्न शो कर रहे होंगे, जो सॉलिड वाले होंगे, ठीक है। वैक्यूलेटेड तो पता ही ना, वो तो नाम से पता चला कि क्लियर सेल्स है जिसमें लिपिड का कंटेंट ज़्यादा है, और अगर लिपिड का कंटेंट ज़्यादा नहीं है फॉर एग्जांपल, उसमें फिर क्या होगा कि ग्रेन्यूलर सेल्स होंगे, क्योंकि उसमें अब लिपिड का कंटेंट तो नहीं है, लेकिन और तो ग्रेन्यूल्स वगैरह तो है ना, एसिनोफिलिया तो है, सॉरी वो एसिनोफिलिया कह रही हूँ, हाइपरक्रोमेजिया तो है, ठीक है। और हाँ, एसिनोफिलिया भी कह सकते हैं, एओसिन का कंटेंट ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, ग्रेन्यूलर सेल्स हमें नजर आएंगे जो कोड्स और नेस्ट की फॉर्म में अरेंज हुए होंगे, तो एक तो ये अपीयरेंस है कि ग्रेन्यूलर सेल्स हैं, नेस्ट और कोड की तरह अपीयर हो रहा है। दूसरी ये कि क्लियर सेल्स हैं, वैक्यूलेटेड सेल्स हैं, ये 2 इसकी ना एक्सट्रीम्स ऑफ मॉर्फोलॉजी है क्लियर सेल कार्सिनोमा की, ठीक है। कि आपने ये कंफ्यूज नहीं होना, क्लियर सेल कार्सिनोमा तो मतलब हमेशा क्लियर सेल्स नजर आएंगे, उसमें हमें ग्रेन्यूलर सेल्स भी नजर आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और हमें मॉर्फोलॉजी पे सेल्स नेक्रोसिस है, तो वहाँ पे हमें जो ट्यूब्यूल्स हैं वो अबॉर्टिव नजर आएंगे, अबॉर्टिव ट्यूब्यूल्स नजर आ सकते हैं, और क्लस्टर एंड कॉर्ड्स ऑफ सेल्स नजर, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। क्लस्टर और कॉर्ड्स ऑफ रिसोर्गनाइसिस एंड अबॉर्टिव ट्यूब्यूल्स है, और स्ट्रोमा स्कैंटी होगा लेकिन हाइवास्कुलराइज्ड होगा। अच्छा, पेपिलरी सेल कार्सिनोमा में एक तो हम पता चलना चाहिए कि इसका जो मॉर्फोलॉजी है वो पेपिला फॉर्मेशन है, उसमें आती है, और फाइब्रोवास्कुलर कॉर्ड्स नजर आते हैं कि पेपिला दरअसल ना हम ट्रू पेपिला कहते हैं, जिसमें मतलब पेपिला ऐसे फिंगर लाइक ग्रोथ हो और उसके सेंटर में ना फाइब्रोवास्कुलर कोर भी हो, ये ट्रू पेपिला, तो ये हमें नजर आते हैं किसमें, पेपिलरी रीनल सेल कार्सिनोमा में। प्लस मैंने आपको बताया कि नेक्रोसिस, हेमरेज, सिस्टिक डिजेनरेशन तो सब में हो रही है, ठीक है। लोअर लिपिड कंटेंट है इसलिए इतना ऑरेंज येलो नहीं होता। क्रोमोसोम, अच्छा, फिर क्रोमोफोब सेल ट्यूमर की हम देख लेते हैं मॉर्फोलॉजी में, ये है कि क्रोमोफोब है तो मतलब डार्क कलर में होगा, डार्क मतलब टैन ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, ये मोस्टली टैन ब्राउन कलर का होता है। दूसरा ये कि हमने पहले, अच्छा, जो होता है ना जो क्लियर सेल कार्सिनोमा, उसके हमें सेल ना से पॉलीगोनल से मिलते हैं और राउंडेड से न्यूक्लियाई होते हैं, नॉर्मल से सेल नजर आते हैं। जबकि जो क्रोमोफोब ट्यूमर है ना, इसमें ना हमें और हमने देखा था कि बिल्कुल क्लियर साइटोप्लाज्म था उसका, जिसका कौन सा क्लियर सेल कार्सिनोमा का। क्रोमोफोब ट्यूमर में ना हमें फोमी साइटोप्लाज्म मिलता है, जिसको हम फ्लोक्यूलेंट साइटोप्लाज्म भी कहते हैं, क्लियर फ्लोक्यूलेंट साइटोप्लाज्म मिलता है, ठीक है, इन केस ऑफ क्रोमोफोब ट्यूमर, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा हमें ना हेलोज ऑफ क्लियर साइटोप्लाज्म मिलते हैं कि ये न्यूक्लियस है, इसके अलावा इसके अराउंड ना हेलो बना होगा,
क्लियर साइटोप्लाज्म का, ये इंपॉर्टेंट है। तो एक तो क्रोमोफोब ट्यूमर टैन ब्राउन कलर का होगा, दूसरा उसका फ्लोकुलेंट साइटोप्लाज्म होगा, तीसरा उसमें हेलो होगा क्लियर साइटोप्लाज्म का। ये इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा इसमें मैक्रोवेजिकल्स में होता है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें काफ़ी ज़्यादा मिल गई हैं कि एक तो ये टैन ब्राउन कलर का होगा ग्रोस मॉर्फोलॉजी पे, सेकेंडली इसमें क्लियर फ्लोकुलेंट साइटोप्लाज्म होगा, तीसरा इसमें हेलोज ऑफ क्लियर साइटोप्लाज्म होगा, चौथा इसमें मैक्रोवेजिकल्स नजर आएंगे साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अच्छा, देन जो क्लिनिकल फीचर्स हैं, हम कहते हैं कि बहुत ही डाइवर्स फीचर्स नजर आते हैं रीनल कार्सिनोमा में, लेकिन ट्रायड और सिम्टम्स आपने याद रखना है कि पेनलेस हेमेचूरिया होगा, पैल्पेबल एब्डोमिनल मैस होगा और डल फ्लैंक पेन होगा, ठीक है। पेनलेस हेमेचूरिया, पैल्पेबल एब्डोमिनल मैस एंड डल फ्लैंक पेन। अगर आपसे पूछे ना कि ट्रायड क्या होता है रीनल सेल कार्सिनोमा का, वो ये होता है, ठीक है। इसके अलावा हमें हेमेचूरिया हमने देख लिया, वो मतलब ग्रोस तो कम ही होता है, ज़्यादातर माइक्रोस्कोपिक होता है, मतलब ग्रोस पेशेंट को तब पता नहीं चलता। और समटाइम्स ये होता है कि हेमेचूरिया तो इतना नहीं होता, एज ए टोल्ड तो माइक्रोस्कोपिक होता है, लेकिन वो ट्यूमर इटसेल्फ इतना ग्रो होकर गया होता है कि उसके हमें प्रेशर सिम्टम आ रहे होते हैं, लाइक फ्लैंक पेन होता है या पैल्पेबल मैस एब्डोमिनल फील होता है। सेकंड हमें पॉलीसाइथेमिया भी मिलता है ब्लड सीपी पे, क्योंकि वी नो के रीनल ट्यूबुलर एपिथेलियम स्प्लिट क्या करता है, वो एरिथ्रोपोइटिन, तो ट्यूमर सेल्स भी वो स्क्रीट करेंगे, उसमें हमें पॉलीसाइथेमिया नजर आएगा। देन हम कहते हैं कि ट्यूमर समटाइम हार्मोन लाइक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं, इसी को हम लोकल न्यूप्लास्टिक सिंड्रोम भी कहते हैं। और उन हार्मोन लाइक सब्सटेंसेस में की वजह से हाइपरकैल्सीमिया हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकती है, वो तो रेनिन एंजियोटेंसिन की वजह से भी हो सकती है, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरटेंशन, कुशिंग सिंड्रोम और पैंसलनाइजेशन एंड फेमिनाइजेशन हो सकती है पेशेंट में, ठीक है। देन समटाइम्स ट्यूमर इटसेल्फ किडनी की मैनिफेस्टेशन नहीं देता रहता, वो स्प्रेड कर चुका होता है, मेटास्टेसाइज कर चुका होता है लंग्स और बोन्स में, और वहाँ की मैनिफेस्टेशन आ रही होती हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द रीनल सेल कार्सिनोमा, और आई होप इट वाज हेल्पफुल एंड आई होप आपको इसकी डिफरेंट फॉर्म्स समझ आ गई है।